नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। स्टेटिस्टिक्स को लेकर के, सांख्यिकी को लेकर के जो आपकी कक्षाएं थी वो अंतिम चरण में हैं। पिछले दिनों आपको 7 प्रश्नों की एक पीडीएफ उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से 3 प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। बाकी के जो प्रश्न थे उनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। और बता दें कि ये जो प्रश्न मैं रखता हूँ, जो भी प्रश्न रखे जाते हैं, ये विभिन्न परीक्षाओं में, मतलब विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न होते हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पे रखता हूँ और इस समय विशेष रूप से इस पीडीएफ में जो आपको प्रश्न दिए गए हैं वो 67 से लेकर के 69 तक के बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं या उन पे आधारित मॉडल हैं, जिनको लेकर के मैं यहाँ पे उपस्थित रहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके देखते हैं प्रश्नों को। एक प्रश्न आपके सामने है और ये आपको जो पीडीएफ प्राप्त हुई है उसमें ये प्रश्न संख्या 4 है। आइए सबसे पहले इसको देखते हैं और इसके बाद फिर हम आगे एक एक करके इनके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं कि जितने भी प्रश्न हैं वो हल हो जाएं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि नए नए प्रश्न लगाने से, एक तरीके के 10 प्रश्न लगाने से अच्छा है कि एक तरीके के एक ही प्रश्न को आप 10 बार लगाओ, तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। अब ये जो प्रश्न दिया जा रहा है इसमें बोला गया है निम्नलिखित सारणी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दीजिए। क्या प्रश्न है? विभिन्न विषयों में विभिन्न छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं। विभिन्न विषयों में विभिन्न छात्रों द्वारा प्राप्त अंक यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट में इसमें क्या करना है? इसमें सबसे पहला जो आपको ज्ञात करना है वो है कितने छात्रों को 2 या 2 से अधिक विषयों में न्यूनतम अंक मिले। सभी विषयों में मिलाकर अधिकतम अंक किसे मिले। सभी विषयों में मिलाकर दीपक के अंक को कितने अंक, दीपक के अंक किसे मिले हैं। ठीक है, मतलब दीपक जैसे या दीपक के समान अंक किसको मिले हैं, इसकी बात हो रही है। और इसके बाद जो अगला देखने को आपको मिल रहा है कि चारू को हिंदी में मिले अंक अनुपमा को उसी विषय में मिले अंकों का कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। और इसके बाद अगला यदि आप देख रहे हैं तो अगला बोला गया है सभी छात्रों को मिलाकर विज्ञान में औसत कितने अंक मिले हैं। हमने आपको 2 तरीका बताया था, यदि आपको याद हो तो। मैंने आपको, यदि आप में से किसी को भी याद हो, मैंने आपको बोला था कि इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं, एक तो हम बिना सारणी बनाए हल कर सकते हैं, दूसरा है हमारा सारणी मेथड। और हमने हमेशा आपको बताया है कि सारणी मेथड ही सबसे बेहतर है। तो सबसे पहले हम सारणी मेथड को लेकर के यहाँ पे चलने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो आपको अंक देखने को मिल रहे हैं, ये जो विभिन्न विषयों के अंक यहाँ पे दिए गए हैं, यदि आप इनको देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको 2 प्रकार देखने को मिल रहा है। पहला क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कुछ के पूर्णांक 100 हैं, कुछ के पूर्णांक 50 हैं और कुछ के पूर्णांक 75 हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अलग अलग विषयों के अलग अलग पूर्णांक हैं और उसी के आधार पर आपको इनको हल करना है। अलग अलग विषयों के अलग अलग पूर्णांक यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पे दिए गए हैं अधिकतम अंक, ठीक है, कि हिंदी में अधिकतम अंक 85, अंग्रेजी में अधिकतम 95, गणित में 87। अभी एक सारणी बनी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करने की जरूरत है उसको देख लेते हैं। ये जो सारणी बनी हुई है, जैसे प्रश्न इसमें क्या पूछा गया, पहला कि कितने छात्रों को 2 या 2 से अधिक विषयों में न्यूनतम अंक मिले। 2 या 2 से अधिक विषयों में न्यूनतम अंक कितने लोगों को मिले हैं, ये आपको बताना है। अब न्यूनतम अंक की जब हम बात करते हैं तो यदि हम अनुपमा की बात कर लें, अनुपमा को हिंदी में कितने मिले हैं, 85। अनुपमा को अंग्रेजी में कितने मिले हैं, 95। अनुपमा को गणित के में मिले हैं 87। मतलब इसका अंक यदि हम न्यूनतम देखें तो इसको जो है न्यूनतम अंक किसी भी विषय में नहीं प्राप्त हुआ है। वहीं यदि हम भास्कर की बात करते हैं, जैसे इनको मिला है अंग्रेजी में 72, तो क्या हिंदी में 72, तो क्या हिंदी में 72 किसी से कम मिला है? जी हाँ, 64 भी है, 65 भी है। तो हिंदी में यदि 55 भी है, तो हिंदी में यदि हम देखें तो सबसे न्यूनतम अंक किसको मिले हैं, विशाल को मिले हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी में यदि हम देखें कि अंग्रेजी में यहाँ पे सबसे न्यूनतम अंक किसको मिले हैं, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि अंग्रेजी में यहाँ पे सबसे न्यूनतम अंक 62 अंक है और वो किसको मिला है, दीपक को मिला है। इसी प्रकार से गणित में जब हम बात करते हैं तो गणित में हम देखते हैं कि गणित में न्यूनतम अंक है 55 और 55 अंक किसको मिला है, भास्कर को मिला है। समाजशास्त्र की यदि हम बात करें तो इसमें जो न्यूनतम अंक आपको देखने को मिल रहे हैं, ये देखने को मिल रहे हैं 63, ठीक है, ये किसको मिले हैं, चारू को मिले हैं। इसी प्रकार से विज्ञान में जब हम बात करते हैं कि भाई न्यूनतम अंक किसको मिले हैं, तो विज्ञान में न्यूनतम अंक आप देख रहे होगे क्या है, 44 न्यूनतम है।
इसी तरह से संस्कृत में जब आप बात करते हो कि भैया संस्कृत में न्यूनतम कितना है, तो संस्कृत में न्यूनतम है 25 है। शारीरिक शिक्षा में न्यूनतम की यदि हम बात करें तो शारीरिक शिक्षा में न्यूनतम जो अंक है वो क्या है, 30 अंक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपने मार्क कर लिया। आप चाहें तो एक अलग ऐसे सारणी बना सकते हैं, एक अलग से ऐसे सारणी बना सकते हैं। यहाँ आप लिख देंगे छात्र, ठीक है। अब छात्र के नाम हो गए यहाँ पे, जैसे अनुपमा, बी से भास्कर हो गए, सी से चारू हो गई, डी से दीपक हो गए, जी से गरिमा और वी से विशाल। अब यहाँ पे जैसे हिंदी है तो हिंदी विषय के, अब आपने लिख दिया यहाँ पे कि हिंदी विषय में न्यूनतम अंक, ऐसे सारणी आप बना सकते हैं। इससे क्या होगी, आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। आपके पास समय है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप इसी सारणी का प्रयोग कर सकते हैं। अब कौन कौन से विषय हैं, एक विषय है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विषय हैं। तो 7 विषय का 7 कॉलम बना लो इसी प्रकार से आप। 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 6 आपका हो गया और 6 के बाद 7 आपका हो गया। ये आप कॉलम इसी तरह से बना लीजिएगा, ये आपके कॉलम बन गए, ठीक है। अब इसमें जैसे हिंदी हो गया, हिंदी के बाद दूसरा कौन सा है, इंग्लिश है। इंग्लिश के बाद तीसरा कौन सा है, मैथ विषय है। मैथ के बाद अगला कौन सा है, समाजशास्त्र है, ठीक है, सोशल साइंस, ठीक है। और सोशलॉजी हो गया। सोशलॉजी के बाद आपका हो गया साइंस हो गया। साइंस के बाद आपका संस्कृत हो गया, ठीक है। और संस्कृत के बाद शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन हो गई। ये आपके कॉलम बन गए। ये आपके टोटल कॉलम हैं जो आपको पता हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस और संस्कृत, साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन। अब आपको क्या करना है कि न्यूनतम किसमें, जैसे भास्कर की बात करें तो भास्कर का न्यूनतम कहाँ पे है, भास्कर का न्यूनतम है मैथ में। इस सारणी से क्या देखने को मिल रहा है, तो मैथ, तो हम गए भास्कर का यहाँ पे हमने अंकित कर दिया। भास्कर के बाद यदि हम बात करें अनुपमा की, क्या अनुपमा का किसी में न्यूनतम है, नहीं है। भास्कर के बाद हम देखते हैं कि चारू का समाजशास्त्र और संस्कृत में न्यूनतम है। समाजशास्त्र में कितना है, 63 है चारू का, तो समाजशास्त्र में हम गए, यहाँ पे लिख दिया हमने 63। समाजशास्त्र के बाद फिर अगला संस्कृत में इनका न्यूनतम है 25, संस्कृत में हमने लिख दिया 25, ठीक है। अब इसी के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो भैया डी फॉर दीपक, दीपक का इंग्लिश में न्यूनतम है, और दीपक का इंग्लिश में कितना है, 62 है, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और इधर पूरा खाली। दीपक के बाद फिर बात आती है गरिमा की। गरिमा की यदि हम बात करें तो गरिमा के किसी में भी अंक न्यूनतम नहीं है। और गरिमा के बाद बात आती है विशाल की, तो विशाल के 3 विषयों में न्यूनतम है। सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन में सबसे कम अंक हैं इनके, फिजिकल एजुकेशन के बाद फिर साइंस में इनके सबसे कम अंक हैं जो कि हैं 44, और साइंस के बाद फिर इनके जो सबसे कम हैं वो है हिंदी में कितने, 55, ठीक है। एक सारणी ये बन गई। अब आप नीचे लिख सकते हो जब आप प्रश्न संख्या 1 का जवाब दे रहे हो। प्रश्न संख्या 1 क्या है, प्रश्न संख्या 1 है कितने छात्रों को 2 या 2 से अधिक विषयों में न्यूनतम अंक मिले हैं, 2 या 2 से अधिक विषयों में न्यूनतम अंक मिले हैं। अब आप देखते हो कि सारणी से स्पष्ट है कि, आप लिखोगे सारणी से स्पष्ट है कि, सारणी से स्पष्ट है कि विशाल और चारू, पहले विशाल आप देख रहे हो कि विशाल के 2 से ज़्यादा विषयों में इनके न्यूनतम अंक हैं, और दूसरा आप देख रहे हो चारू, इनके भी 2 विषयों में न्यूनतम अंक हैं। तो आप लिखोगे सारणी से स्पष्ट है कि विशाल और चारू के, विशाल और चारू के 2 या 2 से अधिक विषयों में, 2 या 2 से अधिक विषयों में न्यूनतम अंक हैं। क्या है, सारणी से स्पष्ट है कि विशाल और चारू के 2 या 2 से अधिक विषयों में न्यूनतम अंक हैं, ठीक है। अब ये स्पष्ट हो गया, तो आपका ये पहला जवाब हो गया कि भाई सारणी से, उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि विशाल और चारू के 2 या 2 से अधिक विषयों में न्यूनतम अंक है। कितना आसानी से आपने निकाल लिया, एक सारणी बना लिया और जो न्यूनतम आपने मार्क किया उसकी यहाँ पे बात कर ली। अब इसी में आप देख रहे होगे दूसरा प्रश्न, पहला तो हो गया आपका, इसका जवाब हमें मिल गया। दूसरा है सभी विषयों में मिलाकर अधिकतम अंक किसे मिले, सभी विषयों में मिलाकर अधिकतम अंक किसे मिले।
अब आपको क्या करना है कि ये जो चार्ट दिया गया है, ठीक है, इसी में एक लाइन आपको और बढ़ा देनी है। यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल का। अब आपको सभी का टोटल निकालना है, तो जब सभी का आप टोटल निकालने जाते हो तो आपको क्या देखना पड़ रहा है, यहाँ पे सभी के टोटल निकालते समय आपको क्या याद रखना है, सभी के टोटल की बात हो रही है कि किसको ज़्यादा मिले। कैलकुलेटर उठाना है अब आपको, और कैलकुलेटर सबसे पहले अनुपमा के कितने अंक हैं पहले जोड़ोगे 85, सब अपने अपना करेंगे कैलकुलेटर में। 85 प्लस 95, देखो कैलकुलेटर बहुत ज़रूरी है और अभी से उसकी आदत बना लीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं है परीक्षा में क्या है फिर समझ में नहीं आता उसका यूज। फिर इसके बाद है 87, 87 के बाद हो गया 65, 65 के बाद 35, 35 के बाद आपका हो गया 71, और इनका टोटल आ गया 525। तो इनके कितने अंक हो गए टोटल, इनके हो गए 525 अंक। अनुपमा के सब मिला के कितने अंक हो गए 525। इसी तरह भास्कर के जो अंक हैं उनको जोड़ लेना है। अब भास्कर के जो अंक हैं वो कितने हो गए 72, 72 के बाद 97, 97 के बाद 55, 55 के बाद 77, 77 के बाद 62, 62 के बाद 41, और 41 के बाद 64। यहाँ से कितने हो गए 468। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 4, 6, 8, 468, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है चारों की। चारों की जब बात आती है तो हो गया 64, 64 प्लस 78 प्लस 74 प्लस 63 प्लस 55 और प्लस 25, 25 प्लस 53, ये हो गया 412। तो इसका जोड़ कितना आ गया, इसका जोड़ हो गया 412। अब फिर आगे इसका जोड़ दीपक के अंकों का जोड़ कितना है वो हम देख लेते हैं। अब दीपक के अंकों के जोड़ में 65, 65 प्लस 62, 62 प्लस 69, 69 प्लस 81, 81 प्लस 70, 70 प्लस 40, 40 प्लस 50, यहाँ से कितना हो गया 437, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है गरिमा की, कि गरिमा के टोटल कितने अंक हैं आइए देख लेते हैं। गरिमा के सबसे पहले 92, 92, 92 के बाद 82, 82 के बाद 81, 81 के बाद 79, 79 के बाद 49, 49 के बाद 30, 30 के बाद 61, ये कितना हो गया 474। इसके बाद फिर बात आती है विशाल की। विशाल के कितने हो गए 55, 55 प्लस 70, 70 प्लस 65, 65 प्लस 69, 69 प्लस 44, और 44 प्लस 28, 28 प्लस 30, ये कितने हो गए 361। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सभी विषयों को मिलाकर सबसे ज़्यादा अंक किसके हैं। भैया आपने टोटल कर लिया और इसी सारणी से कितना आसानी से पता चल गया कि किसके सबसे ज़्यादा हैं। तो आपने फिर यहीं पे प्रश्न संख्या बी के लिए आपने बता दिया, सारणी से स्पष्ट है कि, ऐसे लिखना पड़ेगा, सारणी से स्पष्ट है कि, ऐसे सारणी आप बना दोगे और बता दोगे सारणी से स्पष्ट है कि अनुपमा के सबसे ज़्यादा अंक हैं। अनुपमा के सबसे ज़्यादा अंक हैं या अनुपमा के कुल विषयों में मिलाकर सबसे ज़्यादा अंक हैं, तो बी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले की, ये तो बी हो गया ना आपका, ठीक। अब अगला जो देखना है तीसरा, तीसरा क्या कहा जा रहा है, तीसरा कहा जा रहा है सभी विषयों में मिलाकर दीपक को कितने अंक मिले। दीपक के अंक किसे मिले हैं, सभी विषयों में मिलाकर दीपक के अंकों का प्रतिशत क्या, ध्यान रखिएगा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सभी विषयों को मिलाकर दीपक के अंकों का प्रतिशत क्या है, ये प्रश्न है। सभी विषयों को मिलाकर दीपक के अंकों का प्रतिशत क्या है, इसको पीडीएफ में एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। सभी विषयों को मिलाकर दीपक के अंकों का प्रतिशत क्या है। अब दीपक के अंकों के प्रतिशत की बात हो रही है, सभी विषयों में मिलाकर जो दीपक को अंक मिले हैं, यदि आप देख रहे हैं तो कितने हैं 437।
दीपक को सभी विषयों में मिलाकर कितने अंक मिले? दीपक को सभी विषयों में मिलाकर मिले हैं 437 अंक। अब बोला जा रहा है कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, तो भैया प्रतिशत निकालने के लिए कैसे आप अपने अंकों का प्रतिशत निकालते हो? कैसे? प्राप्त अंक गुणे 100 बटे पूर्णांक। पूर्णांक कैसे पता चलेगा? आपके सारणी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है ये देख लो। 100 और 100 200, 200 और 300 400, ठीक है। 400 450 और 450 में 150 पुनः जोड़ दोगे तो आ गया 600। तो टोटल कितना यहाँ पे आ जा रहा है? यहाँ पे आ जा रहा है 600। एक मिनट, तो इतना पूर्णांक कितना हो गया? 600 हो गया। तो आप प्रतिशत कैसे निकालोगे? अंकों का प्रतिशत प्राप्तांक 437 बटे पूर्णांक गुणे 100। 100 से इसको भाग दे, गुणा कर दो। अब 6 से इसको काट दो तो कितना आ गया? 6 36, 6 सत्ते 42, 1 43 और इधर बचा 17 हो गया। तो 6 दूना 12, 5 17 और 6 8 48, ठीक है। और 6 3 18, 72.83% अंक मिले हैं। किसको? किसके बारे में पूछा गया था? दीपक को। तो आप लिखोगे सारणी से प्राप्त डेटा के अनुसार दीपक को प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत, अब यहां पे लिखोगे प्रतिशत बराबर, आगे इसके क्या लिखोगे? प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। अब प्राप्तांक कितना हो गया? 437। पूर्णांक कितना हो गया? पूर्णांक कितना हो गया आपका? 600 हो गया और गुणे 100। अब हल करके जो प्रतिशत आएगा वो बता दोगे, आपका सी विकल्प भी फाइनल हो गया। अब इसके बाद बात आती है डी विकल्प। डी विकल्प में क्या बोला जा रहा है? चारू को हिंदी में मिले अंक अनुपमा को उसी विषय में मिले अंकों का कितना प्रतिशत है? चारू को हिंदी में मिले अंक, तो आइए देख लेते हैं चारू को हिंदी में कितने मिले हैं। चारू को हिंदी में कितने मिले हैं? चारू को हिंदी में मिले हैं 64। अनुपमा को कितने मिले हैं? 85, ठीक है। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? आप यहीं पे लिखोगे सारणी से स्पष्ट है कि चारू को हिंदी में मिले अंक, चारू को हिंदी में मिले अंक बराबर कितना? 64। फिर यहीं पे आप लिखोगे अनुपमा को हिंदी में मिले अंक, तो अनुपमा को हिंदी में मिले अंक कितने हो गए? 72 हो गए। अब क्या बोला जा रहा है? प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रश्न बोला जा रहा है चारू को हिंदी में मिले अंक अनुपमा को उसी विषय में मिले अंकों का कितना प्रतिशत है? तुलना किससे हो रही है? यहाँ पे तुलना हो रही है अनुपमा से। तो कैसे निकाला जाएगा इसका प्रतिशत? कैसे निकाला जाएगा? तो इसकी प्रतिशत निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है जो अभी तक आप पढ़ते आए हो। क्या करना है कि जिसके बारे में बात हो रही है, चारू के बारे में बात हो रही है, किससे तुलना हो रही है? अनुपमा से तुलना हो रही है। और अनुपमा को मिले कितने हिंदी में? एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुपमा को हिंदी में मिले कितने हैं? अनुपमा को हिंदी में मिले हैं कितने? 85। मतलब 64 और 85 के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे 72 नहीं है, 85 है। तो ये क्या हो जाएगा? 64 बटे 85 गुणे 100। अब जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 3 8, 5 7 35 और इधर आपका हो गया 20। अब 64 गुणे 20 करोगे तो कितना आ गया? 128 ये आ गया, 1 0 लग गया। 17 से इसको भाग दे देना है, जो आएगा वो प्रतिशत आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सभी छात्रों को मिलाकर विज्ञान में औसत कितने अंक मिले? सभी छात्रों को मिलाकर विज्ञान में औसत कितने अंक मिले? मतलब विज्ञान में जो अंक मिले हैं सभी छात्रों को मिला के उसकी औसत की बात की जा रही है।
विज्ञान वाला कॉलम ये आपको देखने को मिल रहा है, ये आपके विज्ञान वाला कॉलम है। सबसे पहले विज्ञान वाले कॉलम को टोटल कर लेते हैं, क्योंकि इसी की बात की गई ना, तो इसको टोटल कर लेते हैं। तो विज्ञान वाले कॉलम का टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, जैसे सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे देखोगे आप 65 दिया है, ठीक है। 65 के बाद क्या दिया है, 62 दिया है। 62 के बाद क्या दिया है, 55 दिया है। 55 के बाद क्या दिया है, 70 दिया है। 70 के बाद क्या दिया है, 49 दिया है। 49 के बाद क्या दिया है, 44 दिया है। तो कितना आ गया यहाँ पे आ गया 345। कितना आ गया, 345। ये किसका जोड़ आ गया, विज्ञान में प्राप्त जो कुल अंक हुए हैं छात्रों को, कितना हुए हैं, 345। तो आप क्या लिखोगे आगे, आप लिखोगे सारणी से प्राप्त डेटा के अनुसार, सारणी से प्राप्त डेटा के अनुसार सभी छात्रों को मिलाकर, सभी छात्रों को मिलाकर विज्ञान विषय में कुल अंक, प्राप्त कुल अंक, तो कितना भी हमने निकाला 345, ठीक है। कितना आ जाएगा, 345, ठीक है, बराबर 345। अब लिखेंगे छात्रों की संख्या बराबर, छात्रों की संख्या बराबर, तो छात्रों की संख्या जब आप जाते हो भैया, तो कितने छात्र हैं, अनुपमा, भास्कर, चारू, दीपक, गरिमा, विशाल। टोटल यहाँ पे छात्र हो रहे हैं 6। तो छात्रों की संख्या कितनी है, 6। अब औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकाला जाता है, औसत मतलब जो कुल योग आया है उसको संख्या से भाग दे दो छात्रों की संख्या को। तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 6 35 और इधर हो गया 4, तो 6 7 42 और 6 35 57.5। ये जो है क्या आ जाएगा, 5 अंक, ये औसत अंक आ जाएगा और यही आपका उत्तर होगा। तो इतनी आसानी से आपने देखा कि हमने प्रश्नों का जवाब दिया है और हमारे जो प्रश्न थे उनके उत्तर हमें बखूबी मिले हैं। अब यहाँ पे इस प्रश्न के सभी उत्तर आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब एक एक करके इनके आगे के जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं, लेकिन उससे पहले कि यदि सारणी नहीं बनानी हो, यदि हमें सारणी ना बनानी हो, तो फिर हम ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में। कि यदि हमें सारणी ना बनानी हो तो हम इन प्रश्नों को हल कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। क्योंकि सारणी ठीक है, जहाँ पे डेटा बहुत मतलब ऐसा दिया है कि बहुत सारा डेटा दिया है, ठीक है, वहाँ गलती होने की चांस है, तो वहाँ पे सारणी बनाना बेहतर होता है। लेकिन जहाँ पे डेटा कम दिया है वहाँ पे बिना सारणी बनाए भी आप प्रश्नों को सही ढंग से हल कर सकते हैं आसानी से। लेकिन परीक्षा में ये नहीं बोलेगा कि सारणी किससे हल करो, परीक्षा में सिर्फ आपका मेथड सही होना चाहिए और आपका उत्तर आना चाहिए, इतने से मतलब आपको होती है। बाकी कोई चीज़ आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। अब बिना सारणी के प्रयोग से इसको कैसे हल किया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे ये प्रश्न था और इसमें आप देख रहे थे कि जो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था वो क्या था कि कितने छात्रों को मिलाकर 2 या अधिक विषयों में न्यूनतम अंक मिले हैं। अब आप ऐसे लिखते कि छात्रों को मिले न्यूनतम, छात्रों को न्यूनतम अंक मिले विषयों की संख्या, न्यूनतम अंक मिले, छात्रों को न्यूनतम अंक मिले विषयों की संख्या। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि किस किस विषय में मिली हैं न्यूनतम अंक की। जब हम बात करते हैं, सबसे पहले जैसे इसमें आप देख रहे होगे 55, मतलब एक तो हो गया हिंदी, ठीक है। हिंदी के बाद अगला कौन सा हो गया, हिंदी के बाद अगला हो गया अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी के बाद अगला कौन सा हो गया, अंग्रेजी के बाद अगला आपका हो गया गणित। गणित के बाद अगला आपका कौन सा हो गया, गणित के बाद अगला आपका हो गया समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के बाद अगला आपका कौन सा हो गया, ये हो गया आपका विज्ञान। विज्ञान के बाद संस्कृत में देखें तो संस्कृत में क्या है 25। इसके बाद अगला शारीरिक शिक्षा में, तो शारीरिक शिक्षा में 30। तो यहाँ पे विषयों की संख्या आप लिख दोगे कितना है, 1 2 3 4 5, कितने विषय टोटल, 1 2 3 4 5 6 7,
विषयों की संख्या बराबर 7। ठीक है, अब लिखोगे न्यूनतम अंक मिले, न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले आप लिखोगे ऐसे, 2 या 2 से अधिक विषयों में न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और नाम। तो न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और नाम, सबसे पहले यहाँ पे छात्रों की संख्या कितनी है, न्यूनतम अंक 2 या 2 से अधिक विषयों में प्राप्त करने वाले, तो पहला देखने को मिल रहा है विशाल, और यहाँ पे लिख दोगे 3 ब्रैकेट में। ठीक है, कि विशाल को 3 विषयों में न्यूनतम अंक प्राप्त हुए, और प्लस दूसरा कौन देखने को मिल रहा है, दूसरा देखने को मिल रही है चारू, तो आप लिख दोगे चारू 2 विषयों में न्यूनतम अंक। तो ये आपका एक आंसर निकल गया। अब इसी प्रकार से जो दूसरा आंसर आपको देखना है क्या है, सभी विषयों में मिलाकर अधिकतम अंक किसे मिले। सभी विषयों में मिलाकर अधिकतम अंक किसको मिले, तो आप लिखोगे बी, क्योंकि ये बी वाला आपको हल करना है। ठीक है, बी वाला आपको हल करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे बी। अब यहाँ पे है सभी विषयों को मिलाकर न्यूनतम अंक किसको मिले, या सभी विषयों को मिलाकर अधिकतम अंक किसको मिले, कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा गया है कि सभी विषयों को मिलाकर अधिकतम अंक किसको मिले, अधिकतम अंक किसको मिले। तो इसी प्रकार से आप लिखोगे अनुपमा को मिले कुल अंक बराबर, अब लिखोगे 85 प्लस 95 प्लस 87 प्लस 87 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 71। इसी तरह आप लिखोगे भास्कर को मिले कुल अंक, क्या लिखोगे, भास्कर को मिले कुल अंक। भास्कर को मिले कुल अंक कितने हो गए, 72 प्लस 97 प्लस 41 प्लस 64। अगला चारू को मिले कुल अंक, चारू को मिले कुल अंक कितने हो गए, 64 प्लस 78 प्लस 74 प्लस 63 प्लस 55 प्लस 25 प्लस 53। अब कैलकुलेटर का काम है। इसी प्रकार से फिर आगे आप लिखोगे कि दीपक को मिले कुल अंक, इसी प्रकार गरिमा, विशाल। अब जिनका टोटल सबका आ जाएगा, तो जिनका टोटल, क्योंकि आपसे पूछा अधिकतम, जिनका अधिकतम होगा उनका जवाब आप लिख दोगे कि अतः स्पष्ट है कि संबंधित छात्र को सभी विषयों में मिलाकर अधिकतम अंक प्राप्त हुए। ठीक है, सारणी बनाते तो इस तरह से योग करने की आवश्यकता नहीं थी। आगे देखेंगे अगला क्या है कि चारू को हिंदी में मिले अंक अनुपमा को उसी विषय में मिले अंकों का कितना प्रतिशत है। तो इसमें साफ साफ लिखना है कि चारू को हिंदी में मिले अंक बराबर 64, अनुपमा को हिंदी में मिले अंक बराबर 85, अतः इनका अभीष्ट प्रतिशत बराबर 64 बचे 85 गुणे 100, और इस प्रकार से आपका उत्तर निकल जाएगा। ये तो हो गया प्रश्न संख्या 4 के लिए। तो प्रश्न संख्या 4 में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी। मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें थी जो आप आसानी से कर सकते थे। यदि आप थोड़े से भी समझदार होते, थोड़ा सा भी आपने अच्छे से पढ़ा होता, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते थे। अब हम बढ़ रहे हैं आगे और हम देख रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4 के बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5 के बारे में। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, एक मिनट, प्रश्न संख्या 5 अब हम देखने वाले हैं। और प्रश्न संख्या 5 क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इसको हमें देखना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 के बारे में अब हम बात करेंगे। प्रश्न संख्या 5 के बारे में तो जुड़े रहें। प्रश्न संख्या 5 अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये है प्रश्न संख्या 5। इसको थोड़ा सा हम साइड में लगा लेते हैं और इसके बाद हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यदि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमें किस प्रकार से इनको हल करना है। ठीक है, पीडीएफ आपको मिली है और उस पीडीएफ में ये प्रश्न दिए गए हैं।
ठीक है, PDF आपको जो मिली है उसमें ये प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। आपको जो भी PDF मिली है उसमें ये प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और जो भी ना, देखो भैया ये क्या है, अभ्यास से आएंगी, तो जो भी ना समझ में आए वो बताइएगा। इसमें कुछ भी ऐसा स्टेटिक्स में कुछ होता नहीं है। ठीक है, जो आपने पहले पढ़ रखा है मैथ में उन्हीं का आप कह सकते हैं अनुप्रयोग है, ये उसी का प्रयोग किया जाता है जो आपने लाभ हानि प्रतिशतता पढ़ा होगा। अब इस प्रश्न को देखें, क्या बोला गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 1 मिनट बोला गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सारणी को ध्यान से पढ़िए या अध्ययन करिए। 5 परीक्षार्थियों को 3 विषयों में मिले अंकों का ध्यान रखिएगा। अभी तक अंक दिया था पिछले प्रश्न में, यहाँ पे क्या दिया है, अंकों का प्रतिशत दिया है। ये चीज़ जरूर गौर करिएगा कि क्या दिया गया है। ठीक है, मतलब ये जो 88 दिया गया है ना, ये प्रतिशत दिया गया है। ये जो 86 दिया गया है ना, ये अंकों का प्रतिशत दिया गया है। और आगे क्या क्या ज्ञात करना है। पहला, अवनी को सभी विषयों में मिलाकर कुल कितने अंक मिले। सभी विद्यार्थियों को गणित में औसत कितने अंक मिले। परीक्षा में रूमी का लगभग कुल औसत प्रतिशत कितना था। ठीक है, इस तरह से पूछा जा रहा है। आइए देख लेते हैं इसको कैसे हैंडल करना है। इसमें सबसे पहले हम सारणी मेथड की बात करेंगे। हमने मान लिया इतनी चीज़ें सारणी में दी हुई हैं। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप कि ये क्या दिए हुए हैं, ये यहाँ पे इनके अंकों का प्रतिशत दिया हुआ भैया, इनके अंकों का क्या दिया है, प्रतिशत दिया है। तो इसी प्रतिशत वाले कॉलम में सबसे पहले एक और हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, क्या कहाँ तक दिया है, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, 3 दिया है ना। एक कॉलम यहाँ पे हम और जोड़ लेते हैं। आप नए सिरे से बना लीजिएगा पूरा ऐसे चार्ट। यहाँ पे हम 2 कॉलम नया जोड़ेंगे। ठीक है, क्या क्या नया जोड़ेंगे, जब हम नया चार्ट बनाएंगे ये 2 कॉलम हम इसमें नया जोड़ेंगे। पहले में क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं कुल। ठीक है, कुल औसत जोड़ रहे हैं। और इसमें कितना है, 88 + 86 + 66। तो ये कितना हो गया, 88 + 86, कैलकुलेटर सभी निकालिए। 88 + 86 + 66 कितना हो गया, 240। तो इनका योग कितना आ गया, 240। औसत की बात करें 240, औसत की बात करें क्योंकि 3 विषयों की बात हो रही तो /3, तो /3 करने पे कितना आ जाएगा, ये आ गया 80। ये क्या है, औसत है, औसत प्रतिशत है, अभी प्रतिशत में ही सारा डेटा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या देखना है, मिथुन का इसी प्रकार से हमें निकाल लेना है। मिथुन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे कितना है इनका, 65 है। दूसरे विषय में क्या है, 74 है। तीसरे विषय में क्या है, 78 है। और इनको जोड़ के कितना हो गया, 217। और कुल यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 217। अब औसत निकालना है, औसत निकालना है तो क्या हो जाएगा, 217/3। तो 217 भागे 3 बराबर 72.33। क्या है, 72.33। ठीक है, इसके बाद फिर आगे क्या हो जाएगा, 72 + 68 + 84 कितना हो गया, 224। तो इसका 224 हो गया। ठीक है, अब 224 को 3 से औसत निकालना है तो यहाँ पे 3 से भाग दे दिया जाएगा 224 को, तो ये आ जाएगा 74.66। इसी प्रकार से इसको जो हम जोड़ेंगे तीनों का, ये प्रतिशत में आ रहा है डेटा, याद रखिएगा। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो इन तीनों को जोड़ने पे आ रहा है आपका 235। कितना आ रहा है, 235। और इसका जब हम प्रतिशत निकालते हैं ये आ रहा है 78.33। ठीक है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं आगे, तो देवांग की बात जब हम करते हैं तो देवांग में आ रहा है 253। ठीक है, और इसके प्रतिशत की बात करते हैं ये आ जाता है 84.33। ये इसका प्रतिशत हो जाता है। ठीक है, अब कुल की जब हम बात करते हैं, अब यहीं पे एक कुल वाला निकाल लेते हैं क्योंकि एक प्रश्न यहाँ भी है, अभी दिखाता हूँ मैं कौन सा। कुल की जब हम बात करते हैं, टोटल की जब हम बात करें, जैसे गणित की हम बात कर लें कि भैया गणित में कुल कितना प्रतिशत रहा, तो गणित में जब हम टोटल करते हैं तो ये कुल मिला के आ रहा है 405। और 405 का यदि हम एवरेज निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यों निकाल रहा हूँ अभी इसको समझा रहा हूँ मैं आपको।
औसत यदि हम निकाल लेते हैं यहीं से इसी डेटा से, तो यहाँ पे औसत क्या देखने को मिल रहा है, 405 भागे कितना, 1 2 3 4 5, 405 भागे 5 और 405 भागे 5 कर देते हैं तो आ जाता है ये 81। ठीक है, इनको तीनों को जोड़ लेते हैं तो ये कुल संख्या कितनी आती है, 384। इनका औसत निकालना है तो 1 2 3 4 5 से भाग दे देना है तो ये आ गया 76.8। इसी तरह से अंग्रेजी वाला जो है इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये आ गया 380। 380 और इसको 5 से भाग दे देते हैं तो ये आ गया 76। ठीक है, और इसकी अब आवश्यकता हमें यहाँ पे इसके टोटल की आवश्यकता नहीं है। तो इतना डेटा हमें मिल गया, इतना डेटा हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, एक डेटा तो ये हमें प्राप्त हो गया, अब दूसरा डेटा जो भी हमें निकालना है वो प्रतिशत के लिए निकालना है। ठीक है, प्रतिशत के लिए निकालना है। एक डेटा ये मिल गया, ये तो प्रतिशत वाला है ना, अब प्रतिशत को अंकों में कन्वर्ट करके निकालना है। तो हम एक ऐसे कॉलम बनाएंगे जैसे यहाँ पे था, हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट के बाद एक कॉलम आपका हो गया मैथ का, अगला कॉलम हो गया आपका साइंस का, अगला कॉलम हो गया आपका इंग्लिश का, और इंग्लिश के बाद और कोई विषय नहीं है, 3 ही विषय हैं, 3 कॉलम हो गए। अब इसके बाद भी यहाँ पर भी आपको क्या करना है, टोटल करना है, तो ये टोटल का हो गया। और टोटल के बाद आपको पुनः एवरेज की आवश्यकता होगी, तो आप औसत यहाँ पे देख लोगे, यहाँ पे एवरेज आप लिख दोगे, औसत आप लिख दोगे। तो इस प्रकार से आपका हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट में कौन कौन से हैं, अवनी को आप ए से दर्शा दीजिए। ठीक है, ए फॉर अवनी, एम फॉर मिथुन, के फॉर कार्तिक, आर फॉर रूमी और डी फॉर देवा। ये सारे हो गए। और फिर यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बन जाएगा और इनका भी टोटल यहाँ पे निकाला जाएगा, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी भी। और टोटल के बाद पुनः इस टोटल का भी औसत हमें निकालना है, क्योंकि हमने अभी प्रश्न पढ़ा वहाँ पे इसकी बात की गई है। अब जैसे गणित में यदि यहाँ पे देख रहे होंगे कि 88% अंक हैं, तो भैया 100 में 88% है, जिसका मतलब क्या है, अंक भी 88 होंगे। तो जहाँ 100 वाला है इसको इसी तरह से नोट कर लेना है, यही प्रतिशत, यही अंक दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि 100 में बात हो रही है तो 100 में ये दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, तो ये उतार लेना है। अब ये क्या हो गए, ये अंकों का डेटा है, ये अंकों में डेटा है, ये आपको याद रखना है। अब इस प्रकार से विज्ञान की हम बात कर रहे हैं साइंस में। अब साइंस में देख रहे हो कि यहाँ पे पूर्णांक क्या है, 150 है। अब 150 में बात हो रही है तो सबसे पहले आप निकालोगे 150 का 86%। तो क्योंकि 150 में कितना अंक मिला है, 86% मिला है, तो 150 का जब 86% निकालते हो तो ये आपका आ जाता है लगभग 129। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 129 अंक। इसी प्रकार से दूसरा वाला है, तो 150 का 74 क्या है, 150 गुणे 74 भागे 100, तो यहाँ पे कितना आता है 111। तो ये कितना आ गया, 111 अंक। इसी प्रकार से इसको जब निकालोगे, इसका अंक टोटल निकालोगे, क्योंकि 150 में है, मतलब 150 में 68% है, तो 150 का 68% कितना होगा, 150 गुणे 68 भागे 100, तो कितना आ जाएगा, 102। तो ये कितना हो गया आपका, 102। अब इसी प्रकार से अगला कितना है, 72। 72 की जब आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 72 गुणे, याद रखना है 72, 150 का 72%, तो 72 गुणे 150 भागे 100, भागे 100 कर दो, कितना आ जाएगा, 108। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे, 108 अंक। अब इसी प्रकार से जब आप 84 का निकालोगे, 150 का 84%, तो 150 गुणे 84 भागे 100, तो कितना आ गया, 126। तो यहाँ पे कितना आ गया, 126। अब ये क्या हो गए, ये साइंस में प्राप्त अंक हो गए। अब यहाँ पे क्या है कि 50 में है 66%, 50 में है 78%, 50 में है 84%, 50 में है 72%। तो यहाँ पर भी निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये 50 में है 66%, ठीक है, तो नंबर देखोगे तो कितना हो जाएगा भैया, इसी का आधा, मतलब इंग्लिश में 33 नंबर। इसी तरह से 50 में 78%, तो 100 में कितना हो जाएगा, इसका बटा 2, तो 78/2 कितना हो गया, 39 अंक यहाँ पे हो गए। इसी प्रकार से 84 है प्रतिशत कितने में, 50 में, 100% में बात करोगे कितना आ गया, 42। ठीक है, इसके बाद
72 की जब हम बात करेंगे तो कितना आ गया आपका 36, 36 इधर 80, 80 को जब हम कन्वर्ट करेंगे कितना आ गया 40। तो ये आपका एक डेटा मिल गया। अब इसके टोटल की यदि हम बात करें तो टोटल में आपको देखने को कितना मिलता है 88 प्लस 129 प्लस 33 कितना हो गया 250। तो ये 250 हो गया। इसी तरह से 65 प्लस 111 प्लस 39 कितना हो गया 137, सॉरी एक मिनट, प्लस 39 तो कितना हो गया 215। तो यहाँ कितना आ गया 215। इसी तरह से आगे जब ये वाला जोड़ोगे ये आपका जोड़ के आ जाएगा 216। इन तीनों को जब जोड़ोगे आप 91, 108 और 36, तो ये जोड़ के आगे आपके 235। ठीक है, ये वाला तीनों जोड़ दोगे तो यहाँ पे कितना आ गया 255। ठीक है, अब इनका औसत निकालना है तो कितने विषय हैं 3, मतलब इसको 250 को 3 से भाग दे देना है। तो इनका आ जाएगा 83.33। ठीक है, इसके औसत की जब हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा 71.67। इसके औसत की बात करते हैं तो ये आ जाता है 72। इसके औसत की बात करते हैं तो ये आ जाता है 78.33। इसके औसत की बात करते हैं तो ये आ जाता है 85। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलता है। अब इसके टोटल की बात हो रही है कि इनका टोटल रख लो, तो इनका टोटल रखते हो तो टोटल 405 अंक, साइंस का टोटल करते हो तो 576 अंक, और इसी तरह से इंग्लिश का टोटल करते हो तो 190 अंक। इनका औसत निकालते हो तो 405 भागे 5, तो ये कितना आ गया 81। इनका औसत निकालते हो तो ये आ गया 115.2। इनका औसत निकालते हो तो ये आ गया 38। ठीक है, 190 भागे 5 बराबर 38। अब यहाँ पे दो डेटा आपको प्राप्त हो चुके हैं और आपके जो प्रश्न है वो इसी के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। जैसे अवनी को सभी विषयों में मिलाकर कुल कितने अंक मिले हैं, आइए देख लेते हैं अवनी के बारे में। जब हम अवनी के बारे में बात यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे हम अवनी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा अवनी का नाम कहाँ पे है, यहाँ पे है। बोला जा रहा है कुल कितने अंक मिले, प्रतिशत की बात नहीं हो रही है, तो हम इस वाले आंकड़े को छोड़ देंगे, हम यहाँ पे चले जाएंगे। अब अवनी को जब हम देखते हैं पहले कॉलम में अवनी का है, कुल कितने अंक मिले, अंक की बात हो रही है, तो अंक टोटल कितना किया गया इनका 250। तो आप लिखोगे सारणी से स्पष्ट है कि, सारणी से स्पष्ट है कि अवनी को कुल मिलाकर 250 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, अवनी को कुल मिलाकर कितने अंक प्राप्त हुए, 250 अंक प्राप्त हुए। इसी प्रकार से अगला क्या इसमें बोला जा रहा है, अगला क्या बोला जा रहा है, सभी विद्यार्थियों को गणित में औसत कितने अंक मिले, सभी विद्यार्थियों को गणित में औसत कितने अंक मिले, आइए देख लेते हैं। सभी विद्यार्थियों को गणित में, तो गणित वाला कॉलम कौन सा है, औसत अंक बोला जा रहा है। इस आंकड़े में क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रतिशत मिल रहा है, अंक कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। बोला जा रहा है गणित में, तो हमने गणित का टोटल कितना किया है 405। और प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में क्या बोला गया है, 1 मिनट, प्रश्न में बोला गया है कि गणित में सब मिलाकर कितने औसत अंक मिले, एक मिनट, गणित में औसत कितने अंक मिले हैं। तो गणित में औसत कितने अंक मिले हैं, पहले तो गणित में कुल टोटल अंक कितने मिले हैं 405, इनका औसत कितना हो गया 81। तो यहीं पे बी वाला भी आपका आंसर निकल गया कि गणित में, सारणी से स्पष्ट है कि गणित में कुल प्राप्त औसत अंक 81 है। दो डेटा आपका मिलेगा। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, परीक्षा में रूमी का लगभग कुल औसत प्रतिशत क्या था, परीक्षा में रूमी का कुल औसत प्रतिशत क्या था, रूमी का कुल औसत प्रतिशत की बात हो रही है, मतलब अब हम इस वाले चार्ट को पकड़ लेंगे।
परीक्षा में रूमी का कुल औसत प्रतिशत कितना था? तो एक में 91, 72, 72, तो कुल इतना कितना आया था इनका 235। और औसत प्रतिशत की जब हम बात करते हैं कितना मिल गया 78.33। तो आप लिखोगे कि रूमी को उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि रूमी को कुल औसत प्रतिशत अंक 78.33 मिले हैं। लो ये भी डेटा मिल गया आपको भैया। आगे बढ़ते हैं अगला। अब देख रहे हो आप कितनी सुविधा हो रही है आपको, जो भी आप चाह रहे हो कितनी आसानी से सारणी बनने के बाद आपको डेटा मिलता जा रहा है। अगला है देवांग को विज्ञान व अंग्रेजी में मिलाकर प्राप्त अंकों का उन्हीं विषयों में मिथुन को मिला के अंकों का क्या प्रतिशत। मतलब दो व्यक्तियों की बात हो रही, दो छात्रों की बात हो रही है। एक हो रही है देवांग की बात और दूसरी हो रही है मिथुन की बात। किन विषयों की बात हो रही है ये भी देख लेते हैं। देवांग की बात हो रही है, मिथुन की। पहला जो विषय है वो बात हो रही है साइंस, दूसरा बात किसकी हो रही है इंग्लिश, और तीसरा क्या यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या बोला जा रहा है अंकों की बात हो रही है या प्रतिशत की। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अंकों की बात हो रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं देवांग को साइंस और इंग्लिश में कितने मिले। तो जब हम देवांग को पकड़ते हैं, देवांग मतलब सबसे लास्ट में, डी फॉर देवांग, और किस में बात हो रही है साइंस और इंग्लिश में। तो हम देखते हैं साइंस में इनको मिला है 126 और इंग्लिश में इनको मिला है 40। तो हम देख लेते हैं कितना मिला इनको 126 और 40। अब 126 और 40 उसको नोट कर लेते हैं कितना इनको मिला है। एक मिला है 126, एक में मिला है 40। अब इसी तरह से हम मिथुन का देख लेते हैं कि मिथुन को कितना मिला है। मिथुन की बात करें एम फॉर मिथुन, साइंस में इनको मिला 111 और इंग्लिश में मिला 39। तो 111 और 39 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अगली जो चार्ट थी उसी के नीचे 111 और 39। अब क्या बोला जा रहा है कि देवांग को विज्ञान और अंग्रेजी में मिलाकर प्राप्त अंकों का उन्हीं विषयों में मिथुन को मिले अंकों से क्रमशः क्या अनुपात है, क्या अनुपात है बोला जा रहा है। तो यदि हम देखेंगे क्या अनुपात है, यदि अलग अलग हम देख लें, ठीक है, तो क्या देखने को मिला है अंग्रेजी में मिलाकर, तो दोनों को जोड़ देना है। तो इसका टोटल कितना आ गया, इसका टोटल आ गया 166। इसका टोटल कितना आ गया 9 और 1 10, ठीक है, और 3 1 4 1 5 150। अब अनुपात पूछा जा रहा है तो आप लिखोगे अभीष्ट अनुपात बराबर, क्या लिखोगे अभीष्ट अनुपात बराबर 166/150। काट दो 5 या 15 शून्य, और इसको भी काटो इसी तरह से। तो आपका अभीष्ट अनुपात निकल जाएगा। नहीं काटना, छोटा छोटा विभाजित करना है तो ऐसे कर लो। 166 का देखो कैसे, जिनको ना आता वो कैसे कर सकते हैं। 166 ऐसे रखो और इसको हल काटते चले जाओ। 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 दूनी 4, 2 1 1, 3 सते 21। तो इधर कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 बटे 150 को इसी तरह से कर लो। तो 2 बार में 75, फिर 15, फिर 5 3 15। तो क्या आ गया यहाँ से 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब कटेगा क्या 1 2 1 3 कट गया, 1 2 1 3 कट गया। तो अभीष्ट अनुपात यहाँ पे क्या आ गया 3 दूना 6 से 42, 42 रेशियो 25। ये आपका अभीष्ट अनुपात आ गया, ठीक है, 42 अनुपात 25। ये आपका उत्तर हो गया। अगला क्या है, कितने विद्यार्थियों ने एक से अधिक विषयों में 75% से अधिक अंक पाए हैं। एक से अधिक विषयों में 75% से अधिक अंक। अब देखोगे कि 75% से अधिक अंक बोला जा रहा है, ठीक है, 75% से अधिक अंक। गणित में आप देख रहे होगे अवनी है, इन्होंने भी 88। दूसरे किस विषय की बात हो रही है, 1 मिनट, इसको देखना है कि किसी विषय विशेष की बात हो रही है या जनरल की बात हो रही है। यदि विषय विशेष की बात हो रही है आप उस विषय को पकड़ोगे, जनरल की बात हो रही है तो आप जनरल कैटेगरी में पकड़ोगे कि भाई सबकी बात हो रही है। और इस तरह से यदि देखोगे तो आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं भैया, बहुत आसान चीज़ें आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। तो इसका जो ये वाला प्रश्न है इसको आप स्वयं से कर लीजिएगा कि कितने विद्यार्थियों ने एक से अधिक विषयों में 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। कितने विद्यार्थियों ने एक से अधिक विषयों में 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, ये आपको बताना है।
तो कितने विद्यार्थियों ने, एक से अधिक, जैसे अवनी को देखोगे आप, कितने विषयों में इन्होंने प्राप्त किया 75% से अधिक अंक, एक विषय, दो विषय, तो अवनी ने 2 विषय में। इसी तरह से मिथुन की बात करें, मिथुन ने कितने विषयों में 75, केवल एक विषय में, तो हो गया केवल एक। मिथुन के बाद फिर बात आती है कार्तिक की, कार्तिक कितने विषयों में, तो कार्तिक देखते हो कि एक विषय में इनका है। कार्तिक के बाद बात आता है रूमी का, ठीक है, रूमी के बारे में बात करें तो एक विषय, सिर्फ एक विषय में इनका भी है, ठीक है। रूमी के बाद फिर देवांग की बात आती है, देवांग को देखते हो तो 3 विषयों में 75 से ज़्यादा, तीनों में, ठीक। तो क्या प्रश्न पूछा गया, कितने विषयों में परीक्षार्थियों ने 2 या 2 से अधिक विषयों में 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो आप लिखोगे सारणी से स्पष्ट है कि अवनी और देवांग ने 2 या 2 से अधिक विषयों में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो इसमें प्रश्न दिया गया है उसको देख लेते हैं। एक लास्ट प्रश्न इसमें दिया गया है, कितने विद्यार्थियों ने सभी विषयों में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए। कितने विद्यार्थियों ने सभी विषयों में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। 75% से अधिक अंक कितने विषयों में सभी विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। तो आप देखते हो कि अवनी की बात करें तो अवनी ने 2 विषयों में 75% से अधिक अंक, मिथुन की बात करो, मिथुन एक विषय में 75% से अधिक अंक, कार्तिक की बात करो तो कार्तिक एक विषय में 75% से अधिक अंक, रूमी की बात करो तो रूमी एक विषय में 75% से अधिक अंक, और देवांग की बात करो तो 3 विषयों में 75% से अधिक अंक प्राप्त किया। तो आप लिख दोगे सारणी से स्पष्ट है कि अवनी, मिथुन, कार्तिक, रूमी और देवांग ने एक या एक से अधिक विषयों में 75% से अधिक अंक प्राप्त किया, और वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से आप देख रहे होंगे कि जो भी प्रश्न है बहुत ही आसानी से हल हो रहे हैं। सिर्फ ज़रूरत क्या है, धैर्य की ज़रूरत क्या है, कैलकुलेशन जब करते समय हम कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे त्रुटियाँ ना हो, ठीक है, क्योंकि यदि कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक हो जाएगा तो चीज़ें हमारी खराब हो जाएंगी। कितना भी हम प्रयास करेंगे फिर वो आंसर आने वाला नहीं है, वो त्रुटि आपको देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पर हम जाने वाले हैं। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक सोसाइटी की बात हो रही है, आप देख रहे होंगे। प्रश्न आप सबके PDF में है, तो प्लीज़ एक बार प्रश्न को पहले पढ़िएगा, एक बार प्रश्न को पढ़िएगा। यहाँ पे मैं अरेंज कर रहा हूँ प्रश्न को, फिर हम अभी देखना प्रारंभ करते हैं और कैसे हल करना है उस विषय में भी हम बात करते हैं कि कैसे आसानी से इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं उनका हल हम निकाल सकते हैं, किस प्रकार से अपनी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम रिवाइज कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे समझने जानने का प्रयास करेंगे। तो सभी अपनी अपनी जो पुस्तिका है उसको एक बार ओपन कर लेंगे, जो PDF फाइल है उसको ओपन कर लेंगे, और उसके बाद से फिर हम देखना प्रारंभ करते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं और किस प्रकार से हम अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। उस दिशा में हम बात करेंगे, उस दिशा में हम प्रयास करेंगे कि हमारी चीज़ें बेहतर हों, और यदि कहीं भी कोई समस्या है तो वो हम कैसे दूर कर सकते हैं, उस दिशा में भी हम सोचने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, ये प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। प्रश्न का एक भाग यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरे भाग की हम बात करें, प्रश्न का आपके जो प्रश्न है इसका जो दूसरा भाग है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। इसको भी थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं कि किस प्रकार से इसको हमें हल करना है जिससे ज़्यादा समस्या देखने को ना मिले। चलो, अब यहाँ पे आपका पूरा प्रश्न जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से लग चुका है। अब आइए देखते हैं। बोला है, इस सारणी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न सोसाइटियों में रह रहे पुरुषों और स्त्रियों की संख्या यहाँ पे दी गई। कई सारी सोसाइटियाँ हैं, A से लेकर F तक कई सारी सोसाइटियाँ हैं। इनमें रह रहे पुरुष और स्त्रियों की संख्या यहाँ पे दी गई है। और अगला चार्ट जो है वहाँ पे सोसाइटी में बालकों, बच्चों, विशेष रूप से बच्चों में बालक और बालिकाएं दोनों आते हैं, उनके प्रतिशत के बारे में जानकारी दी गई है, उनके प्रतिशत के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बच्चे, बालक और बालिकाओं के प्रतिशत के बारे में बात हो रही है विभिन्न सोसाइटियों में। आपसे पूछा क्या जा रहा है, सभी सोसाइटियों में मिलाकर रह रही वयस्क महिलाओं की संख्या का बालिकाओं की कुल संख्या से क्या अनुपात है। सभी सोसाइटियों में मिलाकर रह रही बालिकाओं की कुल संख्या कितनी है। सोसाइटी A और B को मिलाकर वयस्क पुरुषों की कुल संख्या का
सोसाइटी ई और एफ को मिलाकर वयस्क पुरुषों की संख्या से कितना प्रतिशत है या कितना अनुपात है। सभी सोसाइटियों में मिलाकर रहने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। सोसाइटी बी के बालकों की संख्या और सोसाइटी एफ के बालकों की संख्या के बीच कितना अनुपात है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इस तरह के जब प्रश्न आते हैं, हमने आपको एक चीज़ बोला था, पहले ही दिन मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि यदि भैया ये कोई सोसाइटी है, यदि कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी में पहले तो कौन होगा, पहले पुरुष होंगे और स्त्री होंगे जो रहते होंगे। अब पुरुष में क्या होंगे, कुछ लोग वयस्क होंगे और कुछ बालक होंगे, ठीक है। स्त्री में भी इसी प्रकार से कुछ लोग आपके वयस्क देखने को मिलेंगे और कुछ बालिका भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से ये हो गया वयस्क बालक बालिका, ये हो गया। अब आपको एक चीज़ समझना है, एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जब हम संख्या निकालते हैं, ठीक है, जैसे हम बालकों की बात करते हैं तो आप जानते हैं सभी बालक पुरुष होते हैं और सभी बालिका जो हैं वो महिला होती हैं। ये इसमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ये चीज़ें जैसे वयस्क में हमने देखा, पुरुषों में हमने देखा वयस्क और बालक, ठीक है, महिलाओं में हमने देखा वयस्क स्त्री और बालक। इसी प्रकार से जब हम बच्चों की बात करते हैं तो इनमें भी दो कैटेगरी बनती है। बच्चों में भी या तो बालक होते हैं या तो वो बालिका होती हैं। मतलब बच्चों की संख्या यदि निकालने को बोल दिया जाए तो मतलब क्या है, बालक प्लस बालिका की बात हो रही है। बालक प्लस बालिका इक्वल टू बच्चे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद आपको देखना है किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जब आप आगे बढ़ते हो इसमें तो एक चार्ट यदि हम बना लें तो हमारी चीज़ें थोड़ी सी और आसान हो जाती हैं। क्या बॉक्स बनाना है, क्या चार्ट बनाना है, उसके बारे में आइए देखते हैं। जैसे हमने देखा ये जो डिवीज़न है बालक बालिका और ये जो डिवीज़न है इसके बारे में हम चार्ट बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी चीज़ें जो हमारे प्रश्न में पूछी गई हैं वो आसान हो जाएंगी। जिसको मैं अभी रफ कर रहा हूँ, जिसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे यदि आप देखो तो इतना हमने समझ लिया कि जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो मतलब वहाँ पे पुरुष भी होंगे स्त्री भी होंगी, ये भी जानकारी दी गई है। अब देखते हो यहाँ पे एक चीज़, इसी में बढ़ा लेते हैं, इसी में हम आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। पुरुष हो गई स्त्री हो गई। अब एक कॉलम यहाँ पर बन जाता है टोटल का, ठीक है, एक कॉलम यहाँ पे हम बना लेते हैं टोटल का। अब यहाँ पे टोटल में हम क्या रखेंगे, पुरुष और स्त्रियों की टोटल संख्या। तो पहले में कितनी हो गई 600, सोसाइटी ए में 600, सोसाइटी बी में 550, 550। कैसे आ रहा है, पुरुष और स्त्रियों की संख्या को हम जोड़ दे रहे हैं, वही यहाँ पे टोटल आ जा रहा है। इसी प्रकार से सी में यदि हम देखें तो यहाँ पे आ गया 575, ठीक है। 575 के बाद यदि हम डी में देखें तो 3 2 5 580, ठीक है। 580 के बाद ई में यदि हम देखें तो 250 और 100 350, 350 और 80, 350 और 80 यदि हम जोड़ेंगे, ये वाले में किस में बात हो रही है, हम ई में बात कर रहे हैं। 350 और 80 जोड़ेंगे तो आ गया 430, ठीक है। और इसी प्रकार से 325 और 330 कितना हो गया 625। ये टोटल संख्या हमें मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम कॉलम बढ़ाए हैं इसमें क्या चीज़ें हमें देखना है। इसमें हमें सबसे पहले नोट करना है बच्चा। क्या नोट करना है, यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ से हम यूज करते हैं। ये कॉलम जो है ये है बच्चों का कॉलम, ठीक है। और बच्चों का भी जो कॉलम है, एक मिनट, ये जो कॉलम है पूरा ये है बच्चों का। बच्चों को हम ऊपर लिख देते हैं कि ये बच्चों का कॉलम है। और यहाँ पे एक जगह प्रतिशत की बात होगी, एक जगह संख्या की बात होगी। इसी तरह ये पूरा जो कॉलम है ये हो गया बालिका का कॉलम, ठीक है। और इस कॉलम में सेम चीज़ें, एक जगह प्रतिशत एक जगह संख्या, क्योंकि प्रतिशत हमारे दूसरे चार्ट में दिया हुआ है। इसी तरह जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी हो गई बालिका, ठीक है, एक जगह प्रतिशत एक जगह संख्या।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही हैं। अब आगे जब हम बढ़ते हैं, इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब क्योंकि दूसरा चार्ट जो हमने देखा है, ये दूसरा चार्ट है आपका, ये दूसरा चार्ट है। यहाँ पे क्या दिया, प्रतिशत दिया। जैसे बच्चे कितने हैं, सोसाइटी ए में बच्चे कितने हैं, 25% हैं। मतलब सोसाइटी ए में बच्चों का जो प्रतिशत है वो कितने प्रतिशत है, 25% बच्चे हैं। किसके 25% बच्चे हैं, सोसाइटी की जो कुल संख्या है उसका 25%। तो सोसाइटी ए की कुल संख्या कितनी थी, अभी हमने देखा था। सोसाइटी ए की जो कुल संख्या थी वो थी 600, जिसमें से 250 पुरुष और 350 स्त्री थी। और 600 का 25% बच्चे हैं, तो 25/100 कितना निकल गया, 25 छक्का कितना हो गया, 150। तो ये 150 क्या आया भैया, ये 150 क्या आया, ये आ गया टोटल संख्या। किसकी संख्या आ गई, बच्चों की संख्या आ गई। अब हमें इसी को यहाँ पे रखना है। यहाँ पे प्रतिशत कितना आया था, प्रतिशत आया था 25%, ठीक है। और संख्या कितनी आई थी, 25%, 150। किसका 25%, 600 का 25% हमने यहाँ पे निकाला। अब ये 150 आ गया, तो अगर 150 बच्चे हैं और 150 में फिर आगे प्रतिशत दिया हुआ है कि इसमें से 60% बालिका हैं। 150 में यहाँ पे आप देखो इस चार्ट में क्या दिया है, 60% बालिका हैं। किसमें, इसी 150 में। तो 150 का 60% कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, मतलब 90 क्या हो गई, बालिका हो गई। यदि 150 में 90 बालिका हो गई, ये हो गई क्या, बालिका। तो बालक कितने हो गए भैया, 150 माइनस 90 बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 बालक और 90 बालिका। आइए इसको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, कितना आ गया यहाँ पे, 90 बालिका और 60 बालक। प्रतिशत कितना था, प्रतिशत भी नोट कर लेते हैं। बालक का प्रतिशत था 40% और बालिका का जो प्रतिशत था वो था 60%, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से सोसाइटी बी के लिए हम निकालेंगे। सोसाइटी बी में हम देखते हैं टोटल संख्या कितनी है, 550, और 550 का 40% क्या है, बच्चे हैं। तो 550 गुणे 40/100 कितना हो गया, 220, ठीक है। अब ये जो 220 आया ये क्या है, 220 बच्चे हैं, ठीक है, 220 क्या हैं, बच्चे हैं। और 220 का 40% क्या है, बालक हैं। तो 220 का 40%, 22 चौक 88 क्या हैं, बालक हैं। और अगर 88 बालक हैं तो बालिका कितनी हो गई, 220 माइनस 88। और 220 में से 88 आप घटाते हो, जब 220 में से जब आप 88 घटाते हो तो क्या देखने को मिलता है, 160। एक मिनट, ये वाला था ना, माफ करिएगा थोड़ी सी गलती हुई है शायद। हाँ, 40% क्या है इसके 40% बच्चे हैं। तो 220 आ गया, और 220 का 75% बालक है, माफ करिएगा। तो 220 का 75% बालक है, मतलब 75/100, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से ये कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, और गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 155। तो बालक कितने निकल के आ गए, 155। 220 में से 155 बालक, तो बालिका कितनी हो गई, 155। 220 माइनस 55 बराबर कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 55। ये शायद आएगा आपका 5 तिया 165 आएगा, 165, और ये हो गया 55। तो यहाँ से क्या डेटा निकल के आया आपका, यहाँ से डेटा निकल के आया कि बालिका की जो संख्या है दूसरे में वो है 55, ठीक है। कितना प्रतिशत बालिका है, 25% बालिका है। बालक की जो संख्या निकल के आई वो कितनी आई, 165 आई। कितने प्रतिशत बालिका हैं, 75% बालिका है, ठीक है। ये संख्या निकल के आ गई। और यहाँ पे क्या संख्या निकल के आई थी, यहाँ पे संख्या निकल के आई थी कि 40%, और 40% एक कितना निकल के आया था संख्या बालकों की, ये आया था 220। और इसी प्रकार से फिर इसका हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे हैं कितने, 575, और चार्ट में दिया गया है क्या, 575 का 16% बालक हैं। कहाँ दिया गया है, नेक्स्ट वाले में। 575 का 16% क्या है, बच्चे हैं। तो 575 गुणे 16/100, और जब ये करते हो तो हल करके कितना आ जाता है, 575 गुणे 16/100, तो यहाँ पे आ गया लगभग कितना, 5.75 गुणे 16, तो 16 पंचे
80 शून्य हासिल आया 8, 16 सत्ते ये कर लो गुणा, तो ये आ जाएगा लगभग 92। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन किया है, तो ये आपका आएगा 92। तो 92 क्या हो गए, 92 कुल संख्या हो गई किनकी, 92 कुल संख्या हो गई बच्चों की। कितना प्रतिशत थे ये, 16% थे। अब अगर 92 कुल संख्या हो गई बच्चों की, तो इसका कितना प्रतिशत बालिका हैं, इसका आप देखोगे 75% बालिका हैं। कितना, 75%। 75% का मतलब कितना हो गया, 75% का मतलब हो गया यहाँ पे बालिका की संख्या 69। ठीक है, और दूसरी तरफ जब आप जाओगे तो आपको देखने को मिलता है कि बालकों की जो संख्या है वो कितनी है, बालकों की संख्या है 25%। ठीक है, 25% बालकों की संख्या है, और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 23। इसको देखते रहिएगा, कहीं गुणा भाग में गलती हो तो आप सही कर लीजिएगा। मेथड आपको आना चाहिए, देखो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, ठीक है, मेथड आपका सही होना चाहिए, बस कैलकुलेशन में कहीं गलती है तो स्वयं से इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल कितना है, 580। दूसरे चार्ट में क्या दिया है, दूसरे चार्ट में क्या दिया है, 580। डी की अब हम बात कर रहे हैं कि 580 का 50% बच्चे हैं, तो आप निकालोगे 580 का कितना प्रतिशत, 25%। तो 580 का 25% जो है वो बच्चे हैं, तो 25 चौका 100, 4 से इसको काट दोगे, 4 एक के 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 145 टोटल क्या निकल के आ रहे हैं, 145। और इसी 145 में बालक और बालिका दोनों हैं। अब 145 का 80% क्या दे दिया गया है यहाँ पे, कि 145 का 80% क्या है, बालक हैं, तो 145 का 80% आपको निकालना है। और जब 145 का 80% बालक वाली संख्या निकालते हो तो ये आता है 116। कितना आता है, बालकों की संख्या कितनी आ जाती है, ठीक है, ये बालिका है, ये बालक है, तो ये संख्या कितनी आ जाती है, ये संख्या आ जाती है 116। तो बालकों की जो संख्या आ जाती है यहाँ पे, ये आ जाती है 116, और बालकों की संख्या कितना प्रतिशत है, 80% है। ठीक है, और इसी प्रकार से बालिकाओं की संख्या जो हम निकालते हैं यहाँ पे, वो आ जाता है 29, क्योंकि बालिकाएं कितनी प्रतिशत हैं, सिर्फ 20% बालिकाएं हैं। और जो हमने कुल संख्या निकाली थी बच्चों की, वो कितनी आई थी, वो आई थी 145। कितना प्रतिशत बच्चे थे, तो ये थे 25%, कुल जनसंख्या का 25% बच्चे थे। अब 25% के बाद फिर हम बात कर लेते हैं ई में। ई में कुल जनसंख्या कितनी है, 430। अब 430 का कितना प्रतिशत बच्चे हैं, आइए देख लेते हैं। 430 का 40% बच्चे हैं, तो आप क्या करोगे, 430 गुणे 40/100। अब यहाँ से हल कर दोगे, 43 गुणे 4, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये संख्या कितनी आएगी, 172। कितनी आएगी, 172। ठीक है, क्योंकि 40% हैं बच्चे, तो 40% ये संख्या आ गई 172। अब चार्ट कह रहा है कि 172 का 50% बालक हैं और 50% बालिकाएं हैं, तो यहाँ पे कितना है, 50% मतलब आधा आधा, तो यहाँ पे हो गया 86, और यहाँ पे भी 50%, तो ये भी हो गया 86। अब लास्ट वाला बचा है, यहाँ पे टोटल कितना आया है, 625। कितना आया, 625। अब 625 का क्या करना है, आइए देखें। 625 का 24% निकालना है, तो 625 गुणे 24/100 कर दोगे, तो 625 गुणे 24/100 जब हम करते हैं तो यहाँ से आ जाता है 150। ठीक है, 150 क्या है, 124% बोला गया है ना, तो 24% इसका क्या हो जा रहा है, 150। मतलब कुल बच्चों की संख्या है 150, और इस संख्या में बालक और बालिका बटे हुए हैं, उनका क्या प्रतिशत है, उनके प्रतिशत की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 150 का 46% क्या हैं, बालक हैं, और 54% क्या हैं, बालिका हैं। तो 150 का 46% निकाल लीजिए या 81 निकाल लीजिए, तो मैंने कर रखा है। क्या आया है वो डेटा मैं बता देता हूँ, आप मैच कर लीजिए। यहाँ पे बालिकाओं की प्रतिशत की यदि हम बात करें तो बालिका का जो प्रतिशत है वो है 54%। 150 का 54 की जब हम बात करते हैं तो आ जाता है 81, और 150 का 46% यहाँ पे है, तो 150 के 46% की बात कर लेते हैं तो ये आ जाता है 69। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
और इस प्रकार से आपका ये प्रतिशत निकल जाता है। ठीक है, अब हमें क्या कर लेना है कि टोटल भी निकाल लेना है, क्योंकि अभी उसकी भी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो यहाँ पे इसका टोटल यदि हम निकालें कि भाई पुरुषों की कुल संख्या का टोटल कितना है, तो पुरुषों की कुल संख्या का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1735। महिलाओं की कुल संख्या के टोटल की बात करें तो ये आ रहा है 1625। ठीक है, इनके जो टोटल निकले थे इसकी कुल संख्या की बात करें तो ये आ गया 3360। ठीक है, बच्चों की संख्या का जो टोटल है उसकी बात करें तो ये आ गया 929। बालिकाओं की संख्या के टोटल की हम बात करें तो ये आ गया 519। बालकों के टोटल की बात करें तो ये आ गया 410। अभी इसी चार्ट से आपके ज़्यादातर प्रश्न जो थे वो हल हो जाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। पहला, सभी सोसाइटियों में मिलाकर रह रही वयस्क महिलाओं की संख्या का बालिकाओं की कुल संख्या से क्या अनुपात है। चलो, सभी सोसाइटी में रह रही महिलाओं की संख्या का सभी सोसाइटी में मिलाकर रहने वाली बालिकाओं की संख्या से क्या अनुपात है, इसके बारे में बात हो रही है। आइए देख लेते हैं। एक मिनट, चलो अब देख लेते हैं। सभी सोसाइटी में मिलाकर रह रही वयस्क महिलाओं की संख्या का बालिकाओं की कुल संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। तो अब क्या देखना है हमें, जैसे हम पहले प्रश्न को हल करें तो सबसे पहले हमें देखना सभी सोसाइटी में रह रही वयस्क महिलाओं की संख्या। तो हम देखेंगे सारणी से सभी सोसाइटी में रह रही, सभी सोसाइटी में रह रही वयस्क महिलाओं की संख्या, वयस्क महिलाओं की संख्या, वयस्क महिलाओं की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी। तो सभी सोसाइटियों को मिलाकर रह रही वयस्क महिलाओं की संख्या, तो वयस्क महिलाओं की संख्या कैसे निकलेगी। वयस्क महिलाओं की जब हम संख्या की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो महिलाओं का आंकड़ा दिया गया है, जो महिलाओं का आंकड़ा दिया गया है, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो सभी सोसाइटी में मिलकर रहने वाली जो वयस्क महिलाओं की संख्या है वो कितनी है, वो देखने को मिल रही है कितनी, 1635। कितनी देखने को मिल रही है, 1635। ठीक है, स्त्रियां कितनी हैं, 1625। अब सभी सोसाइटी में बालिकाओं की जब संख्या की बात करते हैं, तो सभी सोसाइटी में बालिकाओं की संख्या की बात करते हैं तो क्या कितना देखने को मिल रहा है, सभी सोसाइटी में मिलाकर जो बालिकाओं की संख्या है कितना देखने को मिल रहा है, ये योग 519। कहीं पे यदि त्रुटियां हैं तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेथड सही होना चाहिए, बाकी यदि कोई भी गलती है तो उसको आप सही कर सकते हो। अब आप क्या लिखोगे, अभीष्ट अनुपात बराबर, अभीष्ट अनुपात बराबर, तो अभीष्ट अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रश्न पहले खूब अच्छे से पढ़ लेना है। प्रश्न में एक चीज छुपी हुई है जो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या है, सभी सोसाइटी में मिलकर रह रही वयस्क महिलाओं की संख्या का बालिकाओं की कुल संख्या से अनुपात क्या है। वयस्क महिलाओं की संख्या का, तो जो महिलाएं हैं, ध्यान रखिएगा, जो महिलाओं का या स्त्रियों का आप कह लीजिए, जो स्त्रियों की संख्या दी गई है, स्त्रियों मतलब क्या होता है, इसमें वयस्क स्त्री भी शामिल है और इसमें बालिका भी शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो स्त्रियों की टोटल संख्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जो स्त्रियों की टोटल संख्या ये कितनी है, 1625। तो यदि हम देखें इसको तो यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है, स्त्रियों की टोटल संख्या, स्त्रियों की टोटल संख्या है 1625, और 1625 में बालिकाएं कितनी हैं, 1625 जब कुल संख्या हम देख रहे हैं तो इसमें बालिका कितनी है, बालिकाओं की संख्या की बात करें तो 519 हैं। मतलब
इस 1625 में 519 क्या हैं, बालिका हैं, तो वयस्क कितने हो जाएंगे, तो आपको घटाना पड़ेगा क्या, 1625 माइनस 519। अब यहाँ पे मान लो कितना आ गया, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, 1100 कितना आ गया, 1106। तो ये 1106 क्या हैं, ये वयस्क स्त्री हैं। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वयस्क महिलाओं की संख्या का बालिकाओं की संख्या से क्या अनुपात है, तो अभीष्ट अनुपात बराबर आप क्या लिखोगे, अभीष्ट अनुपात बराबर, तो अभीष्ट अनुपात बराबर हो जाएगा वयस्क महिलाओं की संख्या 1106 बटे बालिकाओं की संख्या 519। अब ये जो आंसर आएगा ना, ये आपका उत्तर होगा। यदि कोई ये कह देता है कि 1625 बटे 500 से गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये स्त्रियों की संख्या है और स्त्रियों की संख्या में वयस्क बालिक स्त्री और बालिका दोनों सम्मिलित हैं, ठीक है। तो पहले का जवाब हो गया। दूसरा, सभी सोसाइटी में मिलकर रह रही बालिकाओं की कुल संख्या कितनी है, सभी सोसाइटी में मिलकर रह रही बालिकाओं की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। सभी सोसाइटी में मिलाकर रह रही बालिकाओं की कुल संख्या अभी हमने निकाला 519, तो दूसरा जवाब भी आपको मिल गया। तीसरा है, सोसाइटी ए और बी को मिलाकर वयस्क पुरुषों की कुल संख्या का सोसाइटी ई और एफ को मिलाकर वयस्क पुरुषों की कुल संख्या से अनुपात कितना है। सेम चीजें यहाँ पर भी, जैसे वयस्क स्त्री वाली बात थी, वैसे अब यहाँ पे वयस्क पुरुषों की बात है। तो जिन सोसाइटियों की बात हो रही है, जिन दो सोसाइटियों की बात हो रही है, उन दो सोसाइटियों के बारे में जो डेटा है वो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। आप सभी उस डेटा को लिखिए और लिखने के बाद उनका योग करके अनुपात निकाल देना। कैसे, आइए देखते हैं। किस सोसाइटी की बात हो रही है, सोसाइटी ए और सोसाइटी बी की बात हो रही है। दूसरी जगह बात हो रही है सोसाइटी ई और सोसाइटी एफ की। और किसकी बात हो रही है यहाँ पे, याद रखिएगा वयस्क पुरुषों की बात हो रही है। तो पहले ए और बी में हम आंकड़ा देख लेते हैं क्या है। ए और बी में, ए में यदि हम देखें तो पुरुष कितने हैं 250, बी में कितने हैं 400। तो 250 और 400 ये क्या है, ये पुरुषों की संख्या है ए और बी में। तो ए में क्या है 250 और बी में कितने हैं 400, ये होगी पुरुषों की संख्या। वहीं दूसरी तरफ हम जब जाते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ हम जब जाते हैं तो हमें देखना है ई और एफ। तो ई में कितने हैं 180 और एफ में कितने हैं 325। तो 180 और 325 कहाँ हैं, ई और एफ में। 180 325 ये क्या है, किसकी संख्या है, ये कुल पुरुषों की संख्या है इन सोसाइटियों में, ठीक है। लेकिन हमें बात क्या करनी है, वयस्क पुरुषों की बात करनी, मतलब इसमें से हम बालकों की संख्या को यदि हम घटा देते हैं तो जो संख्या बचती है वो वयस्क पुरुषों की संख्या बचेगी। अभी ए और बी में हम बालकों की संख्या कितनी आई थी, ठीक है, ए और बी में बालकों की संख्या, ए में बालकों की संख्या आई थी 60, बी में आई थी 55। तो ए में 60 और बी में कितना 55। तो हम क्या करेंगे, ए में से 60 घटा देंगे और बी में से 55 घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गई, वयस्क पुरुषों की संख्या ए और बी में आ गई। इसी प्रकार से ई और एफ में हम देख लेंगे बालकों की संख्या। ई में हम बात करें तो 86, एफ में बात करें तो 69। तो 86 और 69 यहाँ से घटा देते हैं, यहाँ से 86 घटा देते हैं, यहाँ से 69 घटा देते हैं। अब ये जो आता है इसको यहाँ पे लिखना है। 250 में से यदि हम 60 घटाते हैं 190, 400 में से यदि हम 55 घटाते हैं तो आता है 345, ठीक है। इसी प्रकार से 180 में से 86 घटाते हैं तो आता है 94, 325 में से यदि 69 घटाते हैं, 325 में से 69 घटाना है, घटा लीजिए सब, कितना आता है बताइए, 325 में से 69 सब घटाइएगा, कैलकुलेटर का उपयोग करिए, 325 में से 69 घटाइए, आ जाएगा 256। तो ये जो अब आंकड़ा आया है ये इन सोसाइटियों में वयस्क पुरुषों की संख्या आई है। अनुपात निकालना है ए और बी से का ई और एफ से। तो ए बी का जोड़ लीजिए, कितना है ए और बी में, तो आप लिखोगे सारणी से स्पष्ट है कि ए व बी में वयस्क पुरुषों की कुल संख्या, वयस्क पुरुषों की कुल संख्या, तो वयस्क पुरुषों की कुल संख्या बराबर कितना हो गया 190 प्लस 345, ठीक है, 190 प्लस 345।
190 प्लस 345 बराबर 535। ठीक है, इसी तरह से ई और एफ में वयस्क पुरुषों की कुल संख्या 94 प्लस 256 क्या जाता है, 94 प्लस 256, ये हो गया 350। ये आपका आ गया ई और एफ में वयस्क पुरुषों की कुल संख्या 94 प्लस 256 350, और ए और बी में वयस्क पुरुषों की संख्या 535। अब लिखोगे अभीष्ट अनुपात बराबर, और आप लिख दोगे 535 बटे 350। अब इसको और भी सरल कर लेना, जो आएगा वही आपका अभीष्ट अनुपात हो गया। इसी तरह से अगला क्या पूछा रहा है, डी में सभी सोसाइटी में मिलाकर रहने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। सभी सोसाइटी में मिलाकर रहने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो सभी सोसाइटी में रहने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है भैया, हमने निकाला है 3360। आपका जवाब मिल गया सारणी से, आप लिख दो कि सारणी से स्पष्ट है कि सभी सोसाइटियों में मिलाकर रहने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 3360। अगला है सोसाइटी बी के बालकों की संख्या सोसाइटी एफ के बालकों की संख्या के बीच में कितना अंतर है। क्या बात हो रहा है, दो सोसाइटियों की बात हो रही है, किसकी, बी और एफ की। सोसाइटी बी की बात हो रही है, तो आप लिखोगे सोसाइटी बी में बालकों की कुल संख्या, सोसाइटी बी में बालकों की कुल संख्या, तो सोसाइटी बी में बालकों की कुल संख्या कितनी है, सोसाइटी बी में बालकों की कुल संख्या, ये था बालिका, ये था ये बालक, तो कितना आ गया 55। ठीक है, दूसरा कौन सा था, तो आप लिखोगे 55। ठीक है, तीसरा इसमें दूसरा जिससे तुलना करना था वो कौन सा था, एफ था, अंतर निकालना है। अब एफ की हम बात करते हैं, सोसाइटी एफ में हम देखते हैं कितना है 69, तो हम लिखेंगे सोसाइटी एफ में बालकों की कुल संख्या बराबर 69, हम लिखेंगे अभीष्ट अंतर बराबर 69 माइनस 55, ये आपका आ गया 9514, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है और आप आसानी से कर सकते हो। तो आप देख रहे होंगे सारणी से किस प्रकार से चीजें आसान हो जाती हैं। यदि सारणी नहीं है तो हमें क्या करना है कि एक एक चार्ट तो बनाना नहीं है, फिर सारणी बनाना नहीं, फिर हमें लिखना बहुत पड़ जाएगा और उसमें हम गलती कर बैठेंगे। तो आवश्यक है कि आप सारणी बना लो, सारणी बना के चीज़ों को हल करो और बार बार अभ्यास करो, तो चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कुछ चीज़ें आपको बोला, जैसे सोसाइटी की बात हो रही, जैसा कि यह प्रश्न था कि सोसाइटी में मेल रहते हैं और फीमेल रहते हैं। फीमेल में भी जैसे आपने देखा कि कुछ गर्ल्स होती हैं, कुछ वयस्क होते हैं। ठीक है, इसी तरह मेल में भी होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये होते हैं, क्योंकि जब आपको पता है कि ये होते हैं तो आप उतनी कैटेगरी में चीज़ों को डिवाइड करोगे। जैसे यहाँ पे किया गया बच्चों को बालिका और बालक, नहीं तो आप उलझ जाओगे, डेटा नहीं निकाल पाओगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक ही प्रश्न हल करो, लेकिन एक ही प्रश्न को बार बार हल करो, एक ही प्रश्न को बार बार हल करो, तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आज जो ये प्रश्न हमने देखा बहुत ही अच्छा प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सबको। ठीक है, जिनको नहीं आया है एक बार प्लीज़ अपने स्तर से लगाने का प्रयास करिएगा, अपने स्तर से लगाने का प्रयास करिएगा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम बात इसकी करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ आपको और समझने की ज़रूरत है। जैसे मान लो कभी बात हो जाए विश्वविद्यालय की, कोई प्रश्न आ जाए विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ। अब विश्वविद्यालय की हम जब बात करते हैं, आप जानते हो पढ़ाई के लिए होता है। अब इसमें क्या होगा कि कुछ होंगे जो साइंस ग्रेड से होंगे, कुछ होंगे बच्चे जो आर्ट वाले होंगे, कुछ होंगे जो कॉमर्स वाले होंगे। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लॉ वाले होंगे। ठीक है, अब साइंस वाले जो होंगे वो क्या पढ़ते होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ पढ़ते होंगे। आर्ट वाले जो हैं वो हिस्ट्री पढ़ते होंगे, जियोग्राफी पढ़ते होंगे, पॉलिटी पढ़ते होंगे।
कॉमर्स वाले भी इसी तरह से पढ़ते होंगे और लॉ वाले भी इसी तरह से पढ़ते होंगे। तो ये डिवीजन आपको पता होना चाहिए कि साइंस का है ना तो साइंस वाला क्या पढ़ेगा, आर्ट का है तो आर्ट वाला क्या पढ़ता होगा। फिर आपको अपने प्रश्न के अनुसार उतने कॉलम में बांटना होता है, लेकिन सबसे पहले प्रश्न को समझने की जरूरत है। जब आप प्रश्न समझ पाएंगे तभी आप चीज़ों को डिवाइड कर पाएंगे, तभी आप चीज़ों को बांट पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब इसमें 1 से 2 प्रश्न बचे हैं, उसको प्रयास करिएगा हल करने का। नहीं आता है तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, वहाँ पे हम डिटेल से उसको हल करने की भी बात करेंगे, प्रयास करने की भी बात करेंगे। और यदि आपके कोई डाउट रहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका प्रत्येक रविवार को आपका डाउट सेशन होता है मेरे साथ, वहाँ पे अपनी चीज़ों को आप साझा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।